हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त शानदार चल रही होगी आप लोगों की। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, एमसीक्यू सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं, सी सेट के लिए हम लाइव चला रहे हैं क्लासेस को। मतलब यूपीएससी जब आप 2023-28 मई को देने जा रहे हो उसके लिए हम एमसीक्यू कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हैं। किस तरीके से आपकी चीजें चल पा रही हैं, आप लोग कमेंट में बताना कि सीरीज आपको बढ़िया लग रही है, आपकी स्किल डेवलप हो रही है क्या, कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, सी सेट कैसे सॉल्व किया आपने। ठीक है, तो लाइव सेक्शन भी आप जब चैनल पर आते हो तो लाइव सेक्शन भी जाकर देखा करो, उसमें नई वीडियो नई अपडेट मिलेगी आपको, जैसे लाइव सी सेट, लाइव एमसीक्यू और ये सब चीजें। बाकी 28 मई के बाद से हम द हिंदू हिंदी में लाइव पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में हम कुछ 2022 के क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जिनको हम थोड़ा सा इसमें क्या है कि कुछ पेचीदा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। इनको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इनके आधार पर सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के आधार पर सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी इनको हम कोशिश करेंगे कि मजेदार बना दे क्वेश्चन को, कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन में जोड़ तोड़ लगाएंगे कि किस तरीके से कॉमन सेंस इसमें लग पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे और देखो इसमें भी लगाएंगे हम कॉमन सेंस और आप देखना कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली स्टेटमेंट इसमें लिखा है कि एचएन सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि एचएन सन्याल समिति की जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 ये पारित किया गया। ठीक है, क्या आपको आता है? अगर हाँ आपने पढ़ाई करी है, आता है आपको, तो ठीक है सॉल्व कर लो इस आधार पर। लेकिन कहा ना हमने, क्वेश्चन को मजेदार बनाएंगे, जोड़ तोड़ लगाएंगे, जितना हो सकता है, जितना दम है उतना दम लगा के कॉमन सेंस लगाएंगे। छोड़ दो अभी इसको, स्टेटमेंट को होल्ड कर दो, हमें नहीं आता। अगली स्टेटमेंट पे आ जाओ। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु या दंड देने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, थोड़ी बहुत भी अगर किसी ने पढ़ाई पढ़ रखी होगी तो सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी भी होल्ड कर दो इसको। हम कह रहे हैं हमें भी नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा हमें गड़बड़ लगी कि संविधान करता है क्या, शक्ति प्रदान संविधान करेगा, तो कुछ इस तरीके से इसको भी अभी होल्ड कर दो। ठीक है, थर्ड वाली स्टेटमेंट आती है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। थर्ड वाली स्टेटमेंट है। देखो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल है, इतने पार्ट है, इतनी अनुसूचियां हैं, तो क्या हर छोटी छोटी टुचपुंजिया चीज को परिभाषित करता रहेगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन? मेन जो आपकी चीजें हैं, जैसे मेन हेडिंग्स, मेन बॉडी को ही तो परिभाषा देगा। अब सिविल अवमानना क्या है, आपराधिक अवमानना क्या है, दांडिक अवमानना क्या है, फौजदारी क्या है, दीवानी क्या है, इन सब चीजों को वो करता रहेगा क्या डिफाइन? नहीं करेगा। और थोड़ा सा एक्सट्रीम हो रहा है, डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ना 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 ना, मजा ही नहीं आ रहा। थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो रही है, पकड़ में ही नहीं आ रही, बिल्कुल थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत हो रही है। कुछ टूल ही नहीं बैठ रहा, मतलब कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा, नहीं बैठ रहा, मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल। थर्ड वाली स्टेटमेंट को काट दो, बिल्कुल खत्म कर दो यहाँ से। ठीक है, थर्ड के गलत होते ही देखो ये सी वाला कट गया हमारा, ये डी वाला कट गया। कितना इजीली देखो सॉल्व किया हमने, कैसे पकड़ा, कैसे पकड़ा देखो हमने इनका झूठ। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट यानी कि गलत होते ही सी कट गया हमारा, बिल्कुल खत्म कर दो इसको, और डी वाला कट गया, इसको बिल्कुल खत्म कर दो। ठीक है, दो स्टेटमेंट बचती हैं अब, ए और बी, ए और बी बचती है। अब ए और बी वाली स्टेटमेंट से पता चलता है कि सेकंड वाला तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, इस पर राइट आंसर लगा दो। यानी कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अब या तो फोर्थ स्टेटमेंट आंसर दे देगी या फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर दे देगी। ठीक है, या तो फोर्थ स्टेटमेंट ही आंसर देगी या फर्स्ट स्टेटमेंट तो आंसर देना बड़ा मुश्किल करेगी, फोर्थ स्टेटमेंट तो पढ़नी ही पड़ेगी। इसमें बोला है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए जो शक्ति है ना, संसद में निहित है। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये बताओ, कोई भी कानून बनता है तो संसद ही तो बनाती है। जो न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनेगा, न्यायालय की अवमानना के विषय में संसद में ही तो कानून बनेगा, पास करके, पारित करके, ये सब चीजें करके। तो ये कानून जो है संसद में ही तो बनेगा। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के साथ कॉमन सेंस हमने मिलाया अपना और ये आंसर आ गया। 11th का बी आंसर है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। इसके बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन यहां से देखो हमारा आंसर आ गया, 11th का बी वाला है
और ये आंसर हमारा ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, इसको पढ़ लो आप। इसमें बोला होगा विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट पढ़ो आप। इसमें लिखा है सरकारी विधि अधिकारी। देखो एक्सट्रीम वर्ड पकड़ना है इसमें, आप ना एक्सट्रीम वर्ड पकड़ना, वीडियो पॉज कर लो और एक्सट्रीम वर्ड को पकड़ो। इसमें बोला है कि सरकारी विधि अधिकारी और कानूनी फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। सरकारी विधि अधिकारी और कानूनी फर्म जो है अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। कानूनी फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। कुछ गड़बड़ लग रही है आपको? ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। कॉर्पोरेट वकील, पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे हुए हैं। देखो हमारा अगर कॉमन सेंस काम कर रहा है इसमें, हमको कुछ नहीं आता, हमको बिल्कुल जीरो है, तो कॉमन सेंस हमारा इसमें ये काम कर रहा है कि यार ये स्टेटमेंट, ये जो इन्होंने लिखी है, हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी झूठ बोल रहा है, हमको चला रहा है यार, मैच ही नहीं कर रही कोई चीज, आगे पीछे हो रहा है। कानूनी फर्म एडवोकेट हो रही है इनके हिसाब से, पेटेंट न्यायवादी एडवोकेट से इन्होंने बाहर रख दिए, कॉर्पोरेट वकील इन्होंने बाहर रख दिए। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो इस आधार पर तो देखो भैया इस स्टेटमेंट को हम इसे गलत मान रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो। लेकिन अगर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लगाएं तो आप दो चीजें समझो। देखो लॉयर क्या होता है और एडवोकेट क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फर्क समझो आप। अगर आपने देखो एलएलबी कर ली, अगर आपने एलएलबी कर ली और एलएलबी करते ही आप क्या बन गए? लॉयर बन गए। आपके पास डिग्री आ गई तो आप लॉयर बन गए। ठीक है, और यदि आपको एडवोकेट बनना है, यदि आपको एडवोकेट बनना है तो एडवोकेट बनने के लिए आपको जहां प्रैक्टिस करनी, जैसे आपको दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो दिल्ली की बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, प्लस वहां आप प्रैक्टिस करोगे, तब आप एडवोकेट बनोगे। रजिस्ट्रेशन होगा आपका तब आप एडवोकेट बनोगे। ठीक है, उससे पहले क्या रहोगे? आप लॉयर रहोगे। तो ये दो चीजें थी। तो इस हिसाब से भी क्या कहते हैं, चीजें मैच नहीं करनी, चीजें इस हिसाब से भी मैच नहीं करनी। अब कॉर्पोरेट वकील जो हैं इनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, तो कुछ ये भी आधार हो रहा है, कॉर्पोरेट वकील को रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोर्ट में दलीलें देनी है, जज के सामने बोलना है, तो उसको तो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना होगा ना, पक्का वकील तो वो तभी माना जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के आधार पर भी हमारा ये देखो गलत हो रहा है। स्टेटमेंट 1 गलत हो रही है, स्टेटमेंट गलत तो ये कट गया हमारा, अब हमारा ये भी कट गया। ठीक है, अब बचा ऑप्शन बी और डी। 50-50 कंडीशन बन गई, रिस्क लेना है थोड़ा सा, कॉमन सेंस से सॉल्व करने। मैं तो किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा आपसे कि किताब उठाओ, कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। पकड़ना कोई एक्सट्रीम वर्ड होगा तो देखो इसमें एक एक्सट्रीम वर्ड एक्सक्लूडेड भी आ रहा है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर recognized as advocate but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition and recognition as advocates। ये excluded जो है ना, ये extreme word हो रहा है थोड़ा सा, इस हिसाब से भी गलत हो रहा है। तीन तरह से चेक कर लिया हम, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल खत्म ही कर दो, ये बिल्कुल गलत है जी। सेकंड वाली स्टेटमेंट पे आते हैं हम। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। ठीक है, लॉ कॉलेज के बारे में ये। बाकी विधिक परिषद बार काउंसिल को कानूनी शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति है। ना तो इसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड आ रहा, ना ही कुछ ऐसा हमें गड़बड़ लग रही। ये चीजें हो सकती हैं यार, बार काउंसिल ये चीज कर सकता है, बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट है, बहुत ही नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। किताब से जिसने पढ़ रखा है वो उसके बारे में कर पाएगा, बाकी बहुत ही नॉर्मल सी स्टेटमेंट है ये। तो बी वाला हमारा ठीक हो गया, डी वाला हमारा गलत हो गया। इस आधार पर इसका आंसर निकल के आया। आप यूपीएससी की ऑफिशियल की देख सकते हैं, उसके हिसाब से ये आंसर ठीक है। ठीक है, केवल 2 इसका राइट आंसर है, यानी कि बी वाला ठीक है इसका। देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के आधार पर लगाया ना हमने। अब एक बात इसमें आप ये कह सकते हो कि सर देखो कोई ट्रिक, कोई हैक एग्जाम में लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे। देखो मैं आपसे दो बातें बोलता हूँ। पहली बात है तो ये कि जिसको नॉलेज है उसके लिए तो सारी ट्रिक और ये सब फेल है। जिसको नॉलेज है उसके लिए सारी ट्रिक, सारे हैक, सारे कॉमन सेंस सब कुछ फेल है। नॉलेज के आधार पर जाओ, फोड़ के आओ एग्जाम को और सिलेक्शन लो। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में ऐसे बनते हैं जिनको अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो आगे नहीं जा पाओगे।
नहीं जा पाओगे। अब ये बताओ, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ने के लिए तो पूरा कितना कुछ है पढ़ने के लिए, हम बाबा बन जाएंगे पढ़ते पढ़ते, पीएचडी कर लेंगे इस पे और खूब पढ़ते रहेंगे, खूब पढ़ते रहेंगे, खूब पढ़ते रहेंगे, फिर भी यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे घुमा देगा कि हमारा फिर सिस्टम खराब हो जाएगा। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें सिस्टमैटिक तरीके से कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा ना। तो अब वो कॉमन सेंस कैसे लगेगा? इस तरीके से लगेगा, स्किल डेवलप होगी प्रैक्टिस कर करके। आप 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो, 10 में से 6 सही हो, 5 सही हो, 4 सही हो, बाकी देखो ना बाकी के गलत क्यों हुए। गलत में कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो कि कैसे गलत हुआ इसमें, क्या सोचा यूपीएससी ने और क्या सोच रहे थे हम इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ। और ये चीज कैसे आती है? ये चीज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करने से आती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बीच बीच में मोटिवेशन भी जरूरी है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। थर्ड स्टेटमेंट है, देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल अगर आप इसको चाहो तो बिल्कुल किताब की लैंग्वेज आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, एज इट इज उठा के रख दिया क्वेश्चन, एज इट इज उठा के रख दिया है क्वेश्चन लक्ष्मीकांत की बुक से। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे ही आ गई है। अगर आप चाहो, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ रखा होगा, तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे और पढ़ के जो है सीधे अपना आंसर ले आओगे एक 10 सेकंड में। ज्यादा बड़ा कहानी नहीं है इसमें, लेकिन हम इसमें भी कोशिश करेंगे कि कॉमन सेंस लगाएं, इसमें भी कोशिश करें। लेकिन इसमें कहां लगाएं कॉमन सेंस? चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोला हुआ है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। लक्ष्मीकांत की बुक में ना सीधे एज इट इज स्टेटमेंट लिखी हुई है। लक्ष्मीकांत की बुक में ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी हुई है कि संविधान संशोधन विधेयक में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती, जबकि वो सिर्फ मनी बिल में होती है, संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ मनी बिल में होती है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बेसिक नॉलेज के आधार पर तो गलत हो गई। ठीक है, अब पहली क्या गलत होती है? देखो ये भी गलत हो गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसमें अगली स्टेटमेंट्स कुछ पढ़ के कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करें, अब इसमें बोला है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वह अपनी अनुमति दें। देखो, अब दोनों बिल से, दोनों जगहों से, दोनों सदन से विधेयक पास होके गया, तो राष्ट्रपति इसमें जो है बाध्यकारी हो जाता है, क्योंकि संविधान का संशोधन विधेयक है वो। तो सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी कॉमन सेंस से यहाँ ठीक हो रही है। थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, इसके लिए संयुक्त बैठक को। यार इसमें ना कॉमन सेंस कहीं भी मेरे हिसाब से लग नहीं पा रहा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे ही उठा के रखी हुई है लक्ष्मीकांत की बुक से। आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ये बेसिक नॉट, बहुत ही हलवा, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, क्योंकि मनी बिल में ही राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, और कहीं नहीं होती इतनी खास। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 के गलत होते ही देखो बी इसका राइट आंसर हो गया, यही इसका राइट आंसर है। चलो 14 क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें लगेगा देखो कॉमन सेंस, इसमें कितना इजीली लगेगा कॉमन सेंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले तो आप जो है एक्सट्रीम वर्ड पकड़ो, एक्सट्रीम वर्ड पकड़ लो यहीं पर ही। ठीक है, मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, वीडियो पॉज करो आप और एक्सट्रीम वर्ड पकड़ो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोला हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। फिर वही बात आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पास, ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी सारी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेन चीजें तो बताएगा, हर एक चीज को क्लासिफाई थोड़ा ना करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री उप मंत्री में वर्गीकृत करता है, क्लासिफाई करता है। क्या भारत के संविधान हर एक छोटी छोटी चीजों को, जरा सी चीजों को क्या क्लासिफाई करता रहेगा, डिफाइन करता रहेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस आधार पर ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा कट गया और ऑप्शन सी कट गया। फिर 50-50 कंडीशन बन गया, और 50-50 में तो रिस्क लेना ही है भैया। एक रिस्क वाला क्वेश्चन भी मैंने डाला है, जहां तक उम्मीद अभी मिलेगा हमको, उसको भी सॉल्व करेंगे। रिस्क वाला क्वेश्चन है वो। अब यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज काम करेगी। देखो सेकंड स्टेटमेंट में इसमें बोला कि संघ सरकार में मंत्रियों की जो कुल संख्या है प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
ये स्टेटमेंट भी लक्ष्मीकांत की बुक से ऐसे ही उठा के रखी हुई है, मैंने खुद पढ़ी है स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत की बुक में। आपने कहीं और से जहां से भी पढ़ रखा होगा पॉलिटी, तो ये बेसिक स्टेटमेंट्स है, बिल्कुल इतना बेसिक तो हर कोई पढ़ाता है और हर कोई पढ़ता है। सेकंड वाली स्टेटमेंट इजीली ठीक है आपकी, और इस आधार पर आप ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लगाकर आओगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आप लगाकर आओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, 15। इसको अब आप कॉमन सेंस से सॉल्व करना, कॉमन सेंस लगाएंगे हम इसमें बिल्कुल। ठीक है, 15 वाले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं, लोकसभा की अनन्य शक्तियां कौन सी हैं, इसके बारे में बोला हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ। पहली स्टेटमेंट लिखिए, आपात की उद्घोषणा का समर्थन करना, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब ये बताओ, इमरजेंसी लग रही है, पहले तो कौन से आर्टिकल में लग रही है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कौन से आपातकालीन जो इमरजेंसी होती है कौन कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पे अगर आपकी कॉमन सेंस के अलावा अगर हम बुक में जाएं तो बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। कॉमन सेंस एलिमिनेशन टेक्निक, कॉमन सेंस एलिमिनेशन टेक्निक सब चल रहा है। ठीक है, अब ये बताओ आप, इमरजेंसी है, आपातकाल है, तो आपातकाल कोई छोटी मोटी टुचपुंजिया चीज तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये। अब ये बड़ी चीज है तो इसके समर्थन के लिए अगर सिर्फ लोकसभा अपनी ही शक्तियां चलाएगी, लोकसभा ही सिर्फ अपने हिसाब से काम करेगी, तो राज्यसभा वाले कहेंगे हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम यहाँ 250 लोग बैठे हुए हैं, 12 मनोनीत सदस्य हैं। ठीक है, तो क्या हम भी तो कुछ क्या कहते हैं, हमारा भी तो कुछ ओहदा है, हम भी तो कुछ हैं अपने आप में, तो क्या कहते हैं, हम भी तो कुछ इसमें समर्थन देंगे या नहीं देंगे, वो हमारी भी तो वो है, हमें भी तो एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम भी तो इसमें ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो रही है, फर्स्ट वाली। क्यों? क्योंकि इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा ये दोनों ही करते हैं, ये दोनों ही करते हैं। इस तरीके से हमने कॉमन सेंस लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गया। देखो फर्स्ट के गलत होते ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया। अब फिर से यहाँ पे कौन सी वो बन गई है, 50-50 की सिचुएशन बन गई है, या तो अब सेकंड ठीक होगा या अब थर्ड ठीक होगा। अब देखो थोड़ा सा फिर कॉमन सेंस लगाएंगे हम। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं ये। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लग रहा है कि मंत्री परिषद, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कॉमन सेंस लगाना। अगर आप इसको होल्ड करना चाहो तो होल्ड कर लो। ये जो हमने इसमें कॉमन सेंस लगाया ना, यही वाला कॉमन सेंस हम थर्ड वाली स्टेटमेंट पे लगाएंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। अब एक बात बताओ, संसद बनती कैसे? संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट होगा, अगर राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट हो तो क्या लोकसभा का मेन रोल होगा उसमें? राज्यसभा का नहीं होगा, राज्यसभा का भी होगा ना मेन रोल। ठीक है, तो केवल लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं हो सकती राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना या इंपीचमेंट राष्ट्रपति पर, राज्यसभा भी इसमें इंक्लूड करेगा। इस आधार पर स्टेटमेंट थर्ड हमारी गलत हो गई है और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। कैसे कॉमन सेंस लगा के हमने सॉल्व किया, देखो अभी तक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि लक्ष्मीकांत से ऐसे ही उठ के आ गया है, बाकी तो देखो हमने कॉमन सेंस से सॉल्व किया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपने ये स्किल सीख ली ना, ये कॉमन सेंस लगाना सीख लिया, तो आप अपना एग्जाम बहुत बढ़िया करके आने वाले। और हाँ, सी सेट को बिल्कुल हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। सी सेट पे बढ़िया प्रैक्टिस करके जाना, बढ़िया प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, और इस बार की मेरिट कितनी गई है? 88। तो अपने उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। प्रीलिम्स बस हेडल है, पास करना है, ज्यादा बाबा बनना नहीं है आपको। मेंस लिखोगे वही जो है आपको आगे लेकर जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, पॉलिटी का फेवरेट क्वेश्चन, दल बदल। बहुत बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लेना, हर साल इसमें से या फिर मोस्टली इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है, इसको आप पढ़कर ही जाना, क्वेश्चन नंबर 16 को। चलो इसमें क्या बोला हुआ है कि फिर से आप इसमें जो है ना एक्सट्रीम वर्ड पकड़ना, एक्सट्रीम वर्ड पकड़ना। एक सेकंड जरा, एक सेकंड, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था आपको। शायद आगे है, ओके, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था आपको। ओके, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि दल बदल जो विरोधी कानून है, ये कानून विनिर्दिष्ट करता है कोई नाम निर्दिष्ट विधायक
सदन में नियुक्त होने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। एक्सट्रीम वर्ड है, यानी कि द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन, यहीं पे गड़बड़ लग रही है हमें, एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज में अगर हम जाएं, बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में चले जाओ आप, देखो जो मेंबर अपॉइंट होता है ना, जो मेंबर अपॉइंट होता है वो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। अगर 6 महीने के बाद उस पर शामिल होगा, यानी नॉमिनेटेड मेंबर, अब नॉमिनेटेड मेंबर कौन होता है, राष्ट्रपति द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं ना, 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ये 6 महीने के अंदर अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। अगर 6 महीने के बाद ये शामिल होंगे तो इन पे एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर ही शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर है, हो सकता है थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लो इसमें कि हाँ भाई वो भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते होंगे, कुछ ऐसा कुछ, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर करेंगे तो उन पर डिफेक्शन लग जाएगा। तो इस आधार पर ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई, और जब ये हमारी गलत हो गई तो देखो ये कट गया और ये भी कट गया, फिर 50-50 कंडीशन बन गई। तो बी और डी, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case। यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला में, हाँ कोई 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ऐसा कोई समय अवधि नहीं कि पीठासीन अधिकारी इसको विनिश्चित करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो गई। इस आधार पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी इस आधार पर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें देखो कॉमन सेंस लगाएंगे। अब आप ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देखकर डर मत जाना, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देखकर आप डर मत जाना, इसको देखो हम कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे, ठीक। पहली स्टेटमेंट है, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट द स्पीकर में फिक्स। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, लोकसभा का अध्यक्ष बन गया, अब अध्यक्ष जो है अपना उपाध्यक्ष बनाने के लिए एक तारीख बताएगा कि हाँ भाई फला तारीख को हम उपाध्यक्ष का पद जो है इसका निर्वाचन करेंगे। कुछ ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से हमने लगाया कि हाँ ये ठीक हो सकता है, हाँ ये ठीक हो सकता है, इसको होल्ड कर लो अभी कि हाँ ये ठीक हो सकता है। सेकंड वाला जो आता है आपका, सेकंड वाले में बोला हुआ है कि ये आज्ञापक उपबंध है। देखो सेकंड वाली स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना आपको। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से हुआ। क्या लिखा है ये बताओ, दो ही तो दल होते हैं, एक शासक दल होता है, एक विपक्षी दल होता है। तो इसमें ऐसे लिखता या तो विपक्षी या तो शासक, मतलब ऐसे लिखता है ये कि शासक दल से ही उपाध्यक्ष होगा, शासक दल से ही उपाध्यक्ष होगा। तो भी हमको एक्सट्रीम लग रहा था, ठीक है, कि यार विपक्षी दल से होगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। लिखता कि विपक्षी दल से ही उपाध्यक्ष होगा, तो भी हमको एक्सट्रीम लग रहा था ये कि यार होगा या नहीं होगा उपाध्यक्ष। अब इसमें इन्होंने बोल रखा है, देखो पहले तो एक्सट्रीम वर्ड दे रखा है, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। ये मैंडेटरी प्रोविजन जो दे रखा है ना, और प्लस दे रखा है इसमें विपक्षी दल से या शासक दल से। चीजें रिलेट ही नहीं कर रही। विपक्षी दल इन्होंने बोल दिया ये मैंडेटरी है कि या तो विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा। अरे बात तो घूम फिर के एक ही हो गई, या तो विपक्षी दल से होगा शासक दल से होगा। ये मैंडेटरी है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, कहीं से भी हो सकता है, मैंडेटरी तो नहीं है। तो ये देखो घूम फिर के बात एक ही हो गई, ये चीजें जो है रिलेट नहीं कर पाई। इस आधार पर देखो सेकंड स्टेटमेंट को आप काट दो। अब सेकंड आपकी कट गई, तो सेकंड के गलत होते ही आपका देखो ये गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। अब हमारा ए और सी बचा। अब ए और सी से हमें समझ में आता है कि थर्ड वाली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक है बिल्कुल। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे या देखो थोड़ा बेसिक नॉलेज के आधार पर, कॉमन सेंस के आधार पर तो वैसे हमारा आंसर आ गया, लेकिन फोर्थ वाला भी अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें बोला कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि ये जो प्रस्ताव है अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। यार प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं है, प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पर ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, सी वाली भी। और पहली स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लो आप, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अकॉर्डिंग उपाध्यक्ष निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे।
हाँ, अध्यक्ष ही नियत करेगा भैया, इस आधार पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने 2022 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने भी हमारे साथ सॉल्व करा, तो आपने कैसे अपनी स्किल्स को इसमें यूज किया और किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरा तरीका आपको ये कॉमन सेंस लगाने का समझ में आया, तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बाकी शेयर भी कर दो वीडियो को, लाइक भी कर दिया करो, ताकि यूट्यूब को पता चले कि हाँ कुछ इसमें वैल्यू ऐड हो रही है, जबरदस्त वीडियो बनी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें रहती हैं। बाकी ऑल द बेस्ट यार आपके 28 वाले एग्जाम के लिए। अपने मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, बाकी लोड मत दो दिमाग को, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।